नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों आप जानते ही हैं कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सांसद तक के जला दिया। धुआं कर जल गया संसद भवन नेपाल का। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जल उठा नेपाल। पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया संसद भवन। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का इस्तीफा। सेना ओली ले गई अज्ञात स्थान। काठमांडू एयरपोर्ट पर उड़ान बंद। तो देख सकते दोस्तों, अभी नेपाल में युवाओं ने नेताओं का जीना हराम कर रखा है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह काफ़ी अच्छा कदम है और ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, नेपाल में व्यापक भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया वेबसाइटों को बैन करने के खिलाफ सोमवार को शुरू हुई युवाओं जेन जी समूह के भारी विरोध जबरदस्त प्रदर्शन देशव्यापी हिंसा और आगजनी के बीच मंगलवार को हालात इस हद तक बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। इससे तुरंत बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौलेड ने इस्तीफा सौंप दिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार को जिंदा जला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। राजधानी में हालात बेहद तनावपूर्ण और अनियंत्रित हो गए। मंगलवार सैकड़ों प्रदर्शनकारी ओली के दफ्तर में घुस गए और खूब नारेबाजी की। इसके तुरंत बाद ओली ने इस्तीफा दे दिया। तो देख सकते हो दोस्तों, नेपाल की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित सभी लोग अपना इस्तीफा दे चुके हैं। मीडिया हाउस की इमारत भी फूंक डाली। काठमांडू में नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। कांतिपुर और द काठमांडू पोस्ट के प्रकाशक क्रांतिपुर पब्लिकेशंस इसी इमारत में स्थित है। दोस्तों, वहां की सबसे बड़ी मीडिया को भी उन्होंने फूंक डाली। मौजूदा पीएम 3 पूर्व पीएम, राष्ट्रपति, मंत्रियों के घरों तथा सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई आग। ओली के इस्तीफे में कुछ घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने बालकोट स्थित उनके 2 निजी और काठमांडू के नायक कैंप स्थित पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में आग लगा दी। रमेश ने एक दिन पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल, प्रचंड, शेर बहादुर देवुदा और झलनाथ खनाल, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुरंका के घरों सहित कई बिल्डिंगों आग लगा दी। सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध का आदेश देने वाले संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुरंग के घर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दिया। तो देख सकते दोस्तों, वहां के पूर्व 3 पीएम के घर में भी पत्थरबाजी की और उनके घर भी जला दिए नेपाल के युवा। दोस्तों, पूर्व पीएम व उनकी पत्नी को घर में घुसकर मंत्री को दौड़ाकर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा व उनकी पत्नी को उनके घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर ताल मारता हुआ दिख रहा। देख सकते दोस्तों, नेपाल के पूर्व मंत्री और उनके पत्नी को घर में घुसकर मारा। साथ ही दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भी परवाह नहीं किया। विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक वर्ग के खिलाफ आम लोगों का आक्रोश भी शामिल है। राजनेताओं के खिलाफ लोगों ने इस हद तक गुस्सा है कि वे कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती को भी परवाह नहीं कर रहे हैं और काठमांडू एवं अन्य स्थानों भारी संख्या में जुटी रहे हैं। सोमवार को पुलिस की गोली से एक 12 वर्षीय छात्र सहित 22 लोगों की मौत ने लोगों को गुस्से को और भड़का दिया। पुलिस कार्रवाई में 400 लोग घायल हुए। नेपाल सरकार ने सोमवार रात सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया। देख सकते दोस्तों, अब तक नेपाल में लगभग 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक 12 वर्षीय छात्र भी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, कल यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव था भारत में और उपराष्ट्रपति चुनाव में लगभग 98%
हुई वोटिंग, विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन बने 17वें उपराष्ट्रपति। सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। 68 साल के सीपी राधाकृष्णन राजग उम्मीदवार थे। उनका सीधा मुकाबला विपक्षी के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी से था। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जो बहुमत के लिए जरूरी 385 वोट से ज़्यादा 67 ज़्यादा थे, जबकि रेड्डी के पक्ष में 300 वोट पड़े। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 98% मतदान दर्ज किया गया। वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। शाम 6 बजे मतगणना प्रारंभ हुआ। देर शाम नतीजे घोषित किए गए। कुल 781 सांसदों में से 12 सांसद ने वोट नहीं डाला। टीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक का पार्टी जेडी ने चुनाव से किनारा किया। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और जेआर के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। आईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने पहले से ही एनडीए के पक्ष में वोट करने का फैसला किया था, यानी कुल 781 में से 769 सांसदों ने वोट दर्ज हुए। मतदान के बाद कांग्रेस ने जयराम रमेश ने एक्स पर दावा किया था कि चुनाव में विपक्ष एकजुट रहा। इंडिया गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने वोट डाला। हालांकि रेड्डी को केवल 300 वोट मिले। तो देख सकते दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लगभग कुल 12 सांसदों ने वोट नहीं डाले थे। किसी ने बाढ़ के चलते तो किसी ने कुछ और कारणों से अपना वोट नहीं डाल पाया। देख सकते दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 कुल वोटरों की संख्या 781 थी। 767 वोट कुल पड़े। वैध वोट 752 थे और अवैध 15 वोट। जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। धनखड़ ने 21 जुलाई को पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं और वह आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं। वे 2023 में झारखंड राज्य का राज्यपाल बने थे। जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया। वह कोयम्बटूर से 1998 में और फिर 1999 में इस सीट लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। देख सकते दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह अब लेंगे राधाकृष्णन अपना सीट। सीपी राधाकृष्णन को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीब व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वह एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई की शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, नेपाल में चल रहे उग्र आंदोलन को देखते हुए जोगबनी सीमा पर हुई सील। विराटनगर में शुरू हुआ एनजी के बैनर तले युवा आंदोलन अब भारत नेपाल सीमा तक पहुंच गया है। सोमवार को आंदोलन कर्मियों ने जोगबनी बॉर्डर से सटे नेपाल आगरानी भंसार कार्यालय में आसपास उग्र प्रदर्शन करते हुए भंसार कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों ने जगह जगह आगजनी व टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई स्थानों पर पत्थरबाजी भी हुई। बॉर्डर पर बैरियर के समीप असामाजिक तत्वों ने पथराव करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों के सतर्कता देखते हुए 3 से 4 लेयर की सुरक्षा घेराबंदी बना ली। तो देख सकते दोस्तों, जैसा कि को पता ही होगा कि भारत और नेपाल के बीच ही कम स्पेस है और दोनों सटे हुए हैं और वहां के प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी करते करते भारत और नेपाल के सीमा के बीच आ गया था। भारत ने अपना सुरक्षा बढ़ा दिया है। लगभग 3 घेरों से घिरा हुआ है वहां का बॉर्डर और वहां के सटे दुकानों को भी किया बंद। सुरक्षा कारणों ने सीमा से सटे दुकानों पर प्रशासन द्वारा बंद किया गया। वहीं सीमा के समीप लगने वाले ठेला कुमचा लगाने वाले दुकानों को 100 मीटर तक हटा दिया गया।
जोगबनी सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। हालात बिगड़ते देखते जोगबनी बॉर्डर से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दोनों ओर से बैरियर गिरा दिए गए हैं। वह नेपाल भारत के बीच वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। केवल आपात स्थिति में एम्बुलेंस को डायरेक्ट जाने दिया जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों, वहाँ के आसपास का दुकानों को बंद करा दिया गया है। ठेलों को भी 100 मीटर दूर भेज दिया गया है, जिससे कि वहाँ का हालात बिगड़े नहीं। इसी के साथ दोस्तों, बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 14 सितंबर तक करेंगे अपलोड, नहीं तो हो जाएंगे परीक्षा से वंचित। सर दोस्तों, 10वीं व 12वीं के 65,000 से अधिक स्टूडेंट का हस्ताक्षर युक्त डमी रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं हो पाया। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में करीब 65,975 स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। इन स्टूडेंट्स के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए हैं। समिति ने कहा कि जिन स्टूडेंट के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अभिभावक का हस्ताक्षर अनिवार्य है। हस्ताक्षर युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना है। 10वीं के 3,248 विद्यालयों से जुड़े 39,147 स्टूडेंट व 12वीं 2,401 प्लस 2 विद्यालय से जुड़े 26,832 स्टूडेंट के घोषणा पत्र युक्त डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड नहीं किए गए हैं। 10वीं व 12वीं मिलकर 65,975 स्टूडेंट का अब तक घोषणा पत्र डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड नहीं हुआ है। परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालयों की होगी। समिति ने एक अंतिम अवसर देते हुए विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित छात्रों को हस्ताक्षरित डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को पोर्टल पर 14 सितंबर तक अपलोड कर दें। 10वीं के लिए वेबसाइट candy.biharboard.online.com व 12वीं के लिए वेबसाइट candy.biharboard.online.com पर जाकर अपलोड करना होगा। समिति ने कहा है कि अगर किसी कारणवश यह कार्य निर्धारित समय तक पूरा नहीं हुआ तो ऐसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद वे वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल नहीं हो पाएंगे। समिति ने बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी कहा है कि वे अपने अपने जिले के ऐसे सभी विद्यालयों की गहन निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि समय सीमा पर बोर्ड अपलोड हो जाए। देख सकते हो दोस्तों, जिन 65,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड नहीं हो पाया है उनके लिए 14 सितंबर तक निकला है। तो वह अपने स्कूल से 10वीं के लिए वेबसाइट का नाम है secondary.biharboard.online.com तथा 12वीं के लिए है senior-secondary.biharboard.online.com पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। यह काम शिक्षक करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, 11वीं में 12 सितंबर तक मिला स्पॉट एडमिशन का मौका। तो जिन बच्चों का 11वीं में किसी कारण बस एडमिशन नहीं हो पाया है तो उनको लिए खुशखबरी आई है, वह 12 सितंबर तक अपना स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में 98.2% मतदान, 767 सांसदों ने की वोटिंग। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 767 सांसदों ने हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। मतदान प्रक्रिया काफ़ी सुगमता पूर्वक चली और सभी ने बारी बारी से वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया सबसे पहले मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। मोदी ने केंद्रीय मंत्री जिनजू अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एक लोगन के साथ संसद भवन के कमरा संख्या 101 सुधा में स्थगित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। दोस्तों, कांग्रेस बोली विपक्षी एकजुट रहा।
315 सांसदों ने डाला वोट। मतदान संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहा है और उसके सभी 315 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। बाजू जनता दल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल चुनाव से दूर रहने का फैसला किया था। तो दोस्तों वर्तमान में निर्वाचन मंडलों की संख्या रही 181। देश में 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल ने राज्यसभा 233 निर्वाचित सदस्य, वर्तमान में 5 सीट रिक्त हैं। 12 मनोनीत सदस्य लोकसभा 543 निर्वाचित सदस्य, वर्तमान में 1 सीट रिक्त है शामिल है। तो दोस्तों 543 में 1 रिक्त है और 33 सीटों में 5 सीट रिक्त हैं। निर्वाचन मंडल में कुल 788 सदस्य, जिनमें वर्तमान में 788 में से वर्तमान में कुल अभी 781 हैं, 7 अभी नहीं हैं। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री चेयर पर पहुंचे गौड़ा। प्रधानमंत्री 92 वर्षीय एडी गौड़ा व्हील चेयर पर वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंचे। केंद्रीय मंत्री 3 घरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथों में हाथ डालकर मतदान केंद्र तक जाते हुए देखे गए। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, शरद पवार, असदुद्दीन अवध और कई अन्य नेताओं ने भी मतदान में हिस्सा लिया। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डाला, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। के साथ दोस्तों मौसम की मार, लद्दाख में 12,000 फुट की ऊंचाई पर भूस्खलन, चीन में 3 सैनिक शहीद, हिमाचल में भूस्खलन 5 मारे गए। शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में स्खलन होने के कारण 3 सैनिकों ने चली गई। तो देख सकते दोस्तों भारत के 3 सैनिक जान गंवा चुके हैं, जो कि काफ़ी दुख की बात है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रविवार को 12,000 फुट की ऊंचाई से स्थित सियाचिन आधार शिविर में हिमस्खलन हुआ, जिसमें 2 वीर सहित 3 सैनिक फंस गए। तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया तो मगर सैनिकों की जान नहीं बच पाई। हुए सैनिकों के शव निकाले गए। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शनिवार की देर रात फिर से भूस्खलन हुआ। इसकी चपेट में एक मकान आ गया, जिसमें 5 लोग गए, जो के शव बरामद हो चुके हैं। मकान के 8 लोग सो रहे थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसमें जमीन घिसने से 50 इमारतों की क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पहाड़ी की ढलान पर स्थित एक गांव में भूमि धंसाव से 50 आवासीय ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें अधिकांश रहायशी मकान थे। तो दोस्तों इन दिनों देश में भूस्खलन के चलते काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। के साथ दोस्तों भारी बारिश के कारण पंजाब और हिमाचल में, पंजाब को 1600 करोड़ व हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ व वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ व वर्षा प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण किया। दोनों राज्यों के आपदा प्रभावित लोगों से मिले, आपदा मित्रों से ही बात की। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब राज्य के लिए 1600 करोड़, वर्षा प्रभावित हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये राहत पैकेज की घोषणा की। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मोदी ने गुरदासपुर में लोगों और एनएचडीआरएफ टीम से मुलाकात की। पीएम ने बाढ़ प्रभावित पंजाब में मृतकों के परिजनों को लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का आह्वान किया। बच्चों के लिए पीएम केयर्स ऑफ योजना के तहत व्यापक की घोषणा की। वहीं हिमाचल में मोदी ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की। तो दोस्तों पंजाब और हिमाचल में लगभग मृतकों के घर 2 रुपये और घायलों के घर 50 लाख रुपये रोजगार मिलेगा। साथ ही अनाथ बच्चों के लिए चिल्ड्रन में जाएगा, दोस्तों यह प्रदान की जाएगी। के साथ दोस्तों 11 महीने की नितिका को गोद में उठाया। दौरे के दौरान पीएम मोदी की एक तस्वीर भी इंटरनेट पर सामने आई, जिसमें वह अपने परिवार की एकमात्र जीवित बची 11 महीने की नितिका को गोद लिए हुए हैं।
ने कहा कि केंद्र इस कठिन समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों एशिया कप टीम इंडिया के पहले मैच में भारतीय राउंडर अभियोगे भूमिका। मुकाबले से पहले आज यूएई भारत में भिड़ंत। आपका प्रबल दावेदार भारतीय एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को यहां जब मेजबान संयुक्त अरब अमीरात यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा तो ऑलराउंडर के जरिए में पर्याप्त संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा। इस मैच के बाद भारत का 14 सितंबर को मुकाबला पाकिस्तान से है, जिसे देखते हुए यह मैच भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत की अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि इस मुकाबले में तीसरे स्पिनर या विशेषज्ञ गेंदबाज हाथ उतरना है या नहीं। कोच गौतम गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद से भारत के सभी प्रारूपों में ऑलराउंडर की प्राथमिकता दी है। ऐसी विशेष कर बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए किया गया है ताकि 8वें नंबर तक के पास अच्छे बल्लेबाज रहें। अमीरात के खिलाफ मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा। कमजोर मानी जाने वाली यह टीम भारतीय टीम प्रबंधकों को इस बात का अंदाज़ा देगी कि टूर्नामेंट में आगे बढ़ाने के लिए किस संयोजन साथ मैदान में उतरना बेहतर होगा। यह यूएई के खिलाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ा मैच होगा। जसप्रीत बुमराह का सपना करना या शुभम गिल का गेंदबाजी करना किसी एसोसिएट देश का क्रिकेट के जीवन में आम बात नहीं है और एशिया कप उन्हें खेल वैश्विक माहौल से अवगत कराएगा। तो दोस्तों आज से एशिया कप स्टार्ट है और आज भारत और यूएई के बीच मुकाबला है। के चयन पर असमंजस शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ करेंगे ओपनिंग। भारतीय टीम में संजू सैमसन जितेश शर्मा की पहली हाल सुलझ गई है। जितेश की फिनिशर की भूमिका को सैमसन स्फोटक बल्लेबाज पर प्राथमिकता मिलता है। शीर्ष क्रम में शुभमन गिल की वापसी से भी संघ के लिए अंतिम एकादश में जगह बना मुश्किल हो गया है। गिल अब अभिषेक शर्मा के साथ बल्लेबाजी आगाज करेंगे। एक तीसरा नंबर बचता है, लेकिन इस स्थान पर तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे मैच के चौथे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। तो दोस्तों जो सैमसन और शुभमन गिल करेंगे। साथ ही दोस्तों 2016 में अंतिम बार हुई थी यूएई से भिड़ंत। इनके फॉर्मेट की बात करें तो 2016 में अंतिम बार वो यूएई से भिड़ंत हुई। यूएई ने पहली बल्लेबाजी करते समय 20 ओवर विकेट पर 81 रन बनाए थे। में भारत टीम ने 1 ओवर हासिल किया। में खेले गए उस मुकाबले में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा को सर्वाधिक 39 रन बनाए थे। दोस्तों 2025 से पहले भारत और यूएई के बीच 2016 में मुकाबला हुई थी। वर्तमान में 2025 में मुकाबला हुआ है। दोस्तों सूर्य कुमार का दुबई में रहा अच्छा रिकॉर्ड। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दुबई में 8 T20 अंतर्राष्ट्रीय परियों में 36.20 की औसत और 158.77 के स्ट्राइक रेट 81 रन बनाए। गेंदबाजी में बुमराह ने दुबई में 4.77 की नमी रेट के साथ कुल 6 विकेट लिए थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।